लास्ट क्लास में लेजर एंड पोस्टिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। आज नया आपका यूनिट स्टार्ट करेंगे। इस यूनिट का नाम है ट्रायल बैलेंस एंड तलपट। ठीक है, अब इस वीडियो के माध्यम से आज पढ़ेंगे कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस कौन कौन सी विधियों से बनाया जाता है, इसके कौन कौन से मेथड होते हैं ट्रायल बैलेंस तैयार करने के, इसका प्रारूप कौन कौन सा होता है, ट्रायल बैलेंस के कौन कौन से प्रॉफिट होते हैं तथा ट्रायल बैलेंस के कौन कौन से दोष होते हैं। ठीक है, और लास्ट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ेंगे और सस्पेंस अकाउंट क्या होता है वो देखेंगे, वो कैसे तैयार किया जाता है। देखिए, बात करते हैं ट्रायल बैलेंस की। देखिए, व्यापार में जो भी ट्रांजैक्शन होता है सर्वप्रथम उसकी जनरल में एंट्री कर ली जाती है या सहायक बहियों में एंट्री करते हैं। उसके पश्चात में निश्चित आय व्यय क्रय विक्रय याद करने हेतु खाता बही में खातों की पोस्टिंग करते हैं। अब फिर उसके पश्चात में जो खाता बही में पोस्टिंग की गई है उन खातों की गणितीय शुद्धता की जांच करने हेतु ओनली क्या गणितीय शुद्धता की जांच करने हेतु ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है। ट्रायल बैलेंस बनाने के पश्चात में अंतिम खाते बनाने का ये आधार होता है, बेस होता है। उसके पश्चात में ट्रायल बैलेंस बनाने के पश्चात में अंतिम खाते तैयार करने का कार्य किया जाता है, जैसे आपका ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, P&L हो गया, बैलेंस शीट हो गया। ठीक है, अब जो ट्रायल बैलेंस होता है वो एक तरीके से आपका अकाउंट नहीं होता है, केवल एक विधि, ये एक विवरण होता है, ये खाता नहीं माना जाता है। इसमें केवल गणितीय शुद्धता की जांच की जाती है, केवल और गणितीय शुद्धता की जांच की जाती है। ठीक है, अब इसके कई सारे दोष भी होते हैं, वो पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं, कौन कौन से इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। पहले इसकी मीनिंग की बात करते हैं। एक निश्चित तिथि को खाता बही की गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए खातों के शेषों को एक जगह लाकर सूची के रूप में रखना ही तलपट कहलाता है। यानी जो आप खाता बही बनाते हैं, खाता बही में पोस्टिंग करते हैं, तो निश्चित तिथि को गणितीय शुद्धता की जांच करनी होती है। ठीक है, तो गणितीय शुद्धता की जांच करने हेतु जो अकाउंट्स होते हैं लेजर बही में खोले गए हैं, खाता बही में खोले गए हैं, उनके शेषों को, जो भी उनका शेष होता है, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, वो अभी देखेंगे, तो उनको एक जगह ट्रायल बैलेंस में लाया जाता है। अगर डीआर और सीआर का योग अगर बराबर है तो किसी प्रकार की कोई गणितीय अशुद्धि नहीं है। इसमें केवल गणितीय अशुद्धि का ही पता लगाया जाता है, ना कि जो सैद्धांतिक अशुद्धियां हैं, सत्यपूरक अशुद्धियां हैं, वो आगे बढ़ेंगे, देखते क्या होती है। अब नेक्स्ट है, यदि तलपट के डीआर और सीआर पक्ष के योग बराबर आ जाते हैं तो खाता बही गणितीय रूप से सही होती है। अगर नहीं आते हैं तो खाता बही में गणितीय अशुद्धि है या अन्य अशुद्धियां भी हो सकती है। नेक्स्ट है, ये प्राय वर्ष के अंत में तथा अंतिम खाते बनाने का आधार होता है। देखिए, ट्रायल बैलेंस होता है जो सामान्यतः वर्ष के अंत में, लास्ट में बनाया जाता है और अंतिम खाते बनाने से पहले तैयार किया जाता है, क्योंकि ये अंतिम खाते बनाने का बेस होता है। ठीक है, अब इसमें एक नोट दे रखा है, तलपट एक सूची होती है, खाता नहीं होता। जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया था कि जो तलपट होता है वो एक तरीके से अकाउंट्स नहीं होता है, खाता नहीं होता है, ये एक विवरण होता है, सूची होती है, एक सिर्फ ये गणितीय शुद्धता की जांच करने हेतु बनाया जाता है। ठीक है, अगर नहीं भी बनाए तो काम चल सकता है, लेकिन तलपट नहीं बनाएंगे तो आपको गणितीय शुद्धता का पता नहीं चलेगा और अंतिम खाते बनाने का आधार नहीं मिलता है। अंतिम खाते बनाने में आपको कई प्रकार की परेशानियां होती है, तो तलपट बनाना एक तरीके से जरूरी होता है। अब इसके ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, कौन कौन से उद्देश्य होते हैं तलपट के। फर्स्ट आपका खाता बही की गणितीय शुद्धता की जांच की जाती है, यानी तलपट के द्वारा जो खाता लेजर होती है उसकी जो गणितीय शुद्धता होती है, गणितीय शुद्धता का मतलब है अंकों की। जैसे आपने 5000 पोस्टिंग की है, अब टोटल कर रहे हैं आप, आपका वेरिएंस आ रहा है, टोटल में आपका टोटल डीआर का 1 लाख आना चाहिए, जबकि सीआर साइड में 99 आ गया और डीआर साइड में आपका 1 लाख आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि ये गणितीय शुद्धता है। गणितीय शुद्धता का मतलब ये होता है। नेक्स्ट है खाता बही का संक्षिप्त विवरण, यानी जो लेजर होती है उसका एक तरह से समराइजिंग सिस्टम होता है, समराइजिंग विवरण होता है, अंतिम खाते बनाने का आधार होता है। ठीक है, इसमें 3 इसके कंपोनेंट्स, मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है खाता बही की गणितीय शुद्धता की जांच की जाती है इसके माध्यम से। नेक्स्ट होता है खाता बही के का समराइजिंग होता है, ये यानी विवरण होता है, संक्षिप्त विवरण होता है। तो लास्ट होता है फाइनल अकाउंट्स बनाने का ये बेस होता है। इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स यानी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट बात करें कि अब ऊपर तो बात कर चुके हैं थ्योरेटिकल कि तलपट क्या होता है, क्यों तैयार किया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे जो तलपट बनाने के कौन कौन से मेथड होते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से देखें। इसमें मुख्यतः 2 विधियां होती है। क्या होती है? 2 विधियां होती है। एक तो होती है आपकी टोटल मेथड विधि और एक होती है बैलेंस मेथड विधि। ठीक है, ठीक है, यानी कि हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे, खातों के योग द्वारा योग विधि या खातों के शेष द्वारा शेष विधि, यानी योग विधि या शेष विधि से आपका तलपट बनाया जाता है। ठीक है, अब इसको मैं एक बता देता हूँ। पहले ही 2 विधियां होती है, एक तो होती है योग विधि और शेष विधि। अब इनमें से पॉपुलर विधि कौन सी है वो देखते हैं कि जो योग विधि होती है सामान्यतः प्रयोग में नहीं ली जाती है, और जो शेष विधि होती है, बैलेंस मेथड मेथड होती है, वो ही उपयोग में या यूटिलाइजेशन उसका किया जाता है। यानी शेष विधि के माध्यम से तलपट बनाने का कार्य किया जाता है। शेष विधि के माध्यम से ही अंतिम खाते बनाने के लिए आधार होता है, और योग विधि से बनाएंगे तो योग विधि से
दोनों पक्षों का योग बराबर होता है, तो उससे क्या है कि जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं वो फाइनल अकाउंट बनाने का आधार नहीं बन पाता है। तो सामान्यतः शेष विधि का ही प्रयोग सभी व्यापारियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं वन बाय वन दोनों विधियों की। फर्स्ट बात करते हैं योग विधि के टोटल मेथड की। इस विधि में खाता बही के प्रत्येक खाते के डीआर व सीआर को अलग अलग किया जाता है। तलपट में प्रत्येक खाते का नाम लिखकर उन्हें डेबिट पक्ष का योग डीआर में एवं क्रेडिट पक्ष का योग सीआर में लिखते हैं। यानी जो यह योग विधि होती है उसमें प्रत्येक खाता बही का जो खाता होता है उसका जो बैलेंस होता है डीआर और सीआर को अलग अलग करते हैं। तलपट में प्रत्येक खाते का नाम लिखकर उसको डेबिट पक्ष का योग डीआर में करेंगे तथा अगर क्रेडिट पक्ष का योग है तो उसको सीआर में लिखेंगे। जो बैलेंस होता है उनका उस हिसाब से ट्रायल बैलेंस में उनकी पोस्टिंग कर देते हैं, उनको लिख देते हैं। ठीक है, अब वो प्रोफॉर्मा देखेंगे कि वो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, अभी देख रहे हैं। नेक्स्ट है योग समान होने पर डीआर और सीआर गणितीय शुद्धि नहीं होती है। अगर योग विधि से हल कर रहे हैं, अगर योग समान आ गया डीआर का और सीआर का, ठीक है, दोनों खानों का यानी डेबिट पक्ष का और क्रेडिट पक्ष का, अगर जो योग है समान आ गया, मान के चलो 1 लाख आना चाहिए, दोनों पक्षों का 1-1 लाख आ गया, तो आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो गणितीय रूप से बिल्कुल सही है, अगर उसमें किसी प्रकार की कोई गणितीय त्रुटि नहीं है। ठीक है, अब नोट दे रखा है इसमें, इस विधि से अंतिम खाते नहीं बनाए जा सकते हैं, यह विधि उपयोग में नहीं लाई जाती है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो योग विधि होती है, टोटल मेथड होती है, उसके माध्यम से फाइनल अकाउंट्स तैयार नहीं किए जा सकते हैं या यह विधि उपयोग में नहीं लाई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें शेष विधि की एंड बैलेंस मेथड की। स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम खाता बही के प्रत्येक खाते का शेष याद किया जाता है। यानी इस विधि में क्या होता है कि फर्स्ट वाली आपकी योग विधि है उसमें तो प्रत्येक खाते के डीआर और सीआर को की जो अमाउंट है वो लिखी जाती है। ठीक है, जो भी खाते का शेष है वो जो भी खाते का शेष नहीं योग है वो लिखा जाता है। यानी मान के चलो परचेज अकाउंट है, परचेज अकाउंट का आपका योग 50,000 का आ गया, तो 50 परचेज अकाउंट का बैलेंस होता है डीआर, तो डीआर साइड में लिख देंगे। इसी तरीके से सेल्स अकाउंट का अगर आपका जो भी योग है वो 1 लाख है तो 1 लाख आप सीआर साइड में लिख देंगे। जो बैलेंस होता है अकाउंट्स का उस हिसाब से ट्रायल बैलेंस में उनको लिखते हैं। ठीक है, अब शेष विधि के माध्यम से देखें तो शेष विधि में इसके विपरीत होता है, योग को नहीं लिखा जाता है। जो बैलेंस होता है खाते का, जैसे परचेज अकाउंट का बैलेंस डीआर का और सीआर का, ठीक है, अगर आपका डीआर पक्ष का बैलेंस शेष रहता है या सीआर का रहता है, उस हिसाब जो बैलेंस शेष रहता है उस शेष के अकॉर्डिंग जो राशि आती है उस शेष को ही संबंधित अकाउंट के खाते में उसको लिखते हैं। तो परचेज अकाउंट का मान के चलो शेष 20,000 है तो 20,000 डेबिट साइड में लिख देंगे। इसी तरीके से अगर सेल्स अकाउंट का बैलेंस 30,000 है, 30,000 सीआर साइड में लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें कह रखा है कि सर्वप्रथम खाता बही के प्रत्येक खाते का शेष याद किया जाता है। डेबिट शेष होने पर डेबिट खाने में एवं क्रेडिट शेष होने पर क्रेडिट खाने में तलपट में लिखते हैं। ठीक है, अभी बात कर चुके हैं। अब इसमें नोट दे रखा है, अगर किसी खाते के डीआर और सीआर की राशि की योग का योग समान होता है तो उसे तलपट में शामिल नहीं करते हैं। देखिए साथियों इंपॉर्टेंट है, अगर किसी भी अकाउंट्स का, जैसे मान के चलो कोई बैंक अकाउंट है, अगर उसका डीआर का और सीआर की राशि का योग समान आ गया तो उसे तलपट में शामिल कभी नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दोनों पक्ष योग बराबर आ रहे हैं, तो ट्रायल बैलेंस में उसको शामिल करने से कोई महत्व नहीं रहता है। इस विधि से अंतिम खाते बनाने में सुविधा होती है तथा प्राय इस विधि का ही प्रयोग किया जाता है। जैसा कि बात कर चुके हैं, जो आपकी सेकंड वाली विधि है बैलेंस मेथड यानी शेष विधि, तो इस विधि का ही सामान्यतः प्रयोग ज्यादा किया जाता है और अंतिम खाते बनाने का आधार यही होती है और इसमें अंतिम खाते बनाने में सुविधा होती है क्योंकि इनका बैलेंस होता है, डायरेक्ट उस बैलेंस को आप पी&एल में, ट्रेडिंग में या प्रोडक्शन अकाउंट में बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे। अब बात करते हैं ट्रायल बैलेंस के परफॉर्मा के प्रारूप की। देखिए, अब इसका परफॉर्मा होता है, सर्वप्रथम तो इसमें सीरियल नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सीरियल नंबर आ जाएगा। इसमें टोटल 5 कॉलम होते हैं। फिर आ जाएगा नेम ऑफ लेजर अकाउंट्स एंड नेम ऑफ लेजर अकाउंट्स में जो आपका खाता होता है, जैसे कैश अकाउंट है, कैपिटल है, बैंक है, एसेट्स है, परचेज है, सेल्स है, जो भी अकाउंट्स होगा उस अकाउंट्स का नाम आ जाएगा। अब इसमें पर्टिकुलर यानी सॉरी नेम ऑफ लेजर अकाउंट्स वाला कॉलम है, इसमें जितने भी खाते होते हैं उस खाते के नाम आ जाते हैं। ठीक है, एलएफ है, लेजर फोलियो नंबर है, अमाउंट में आपके 2 कॉलम है, एक डेबिट पक्ष का है लेफ्ट साइड में और एक क्रेडिट पक्ष है आपके राइट साइड में। ठीक है, अब जैसे इसमें मान के चलो सीरियल नंबर में जितने भी नंबर का खाता है वो लिख देंगे। फिर जो भी खाता है वो खाते का नाम आ जाए। कैश अकाउंट का लिख देंगे, तो कैश अकाउंट का बैलेंस हमेशा डीआर होता है, कैपिटल का सीआर होता है, बैंक अकाउंट का डीआर होता है, सेल्स अकाउंट का सीआर होता है, परचेज रिटर्न का सीआर होता है। ठीक है, तो बैलेंस सेपरेट वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज उन्हें देखेंगे कि संबंधित खाते का कौन कौन सा बैलेंस होता है, खाते के एंट्री करने के कौन से नियम होते हैं और उनमें कौन सा बैलेंस क्या होता है, डीआर होता है, सीआर होता है, अभी देखेंगे इसके माध्यम से। फिर भी आपको मैं सेपरेट वीडियो में पढ़ा चुका हूँ।
ठीक है? तो ये तो प्रोफर्मा होता है, इसका सीरियल नंबर आ जाएगा, नेम ऑफ लेजर अकाउंट्स आ जाएगा, एलएफ आ जाएगा, अमाउंट में डेबिट और क्रेडिट आ जाएगा। जो भी खाते का शेष है, जो उसका बैलेंस होता है खाते का, उस संबंधित उस खाने में राशि लिख दी जाएगी। फिर इनका जो भी खाते, अब यहाँ पे 5 अकाउंट उदाहरण के रूप में समझा रखे हैं, लेकिन खाते कितने भी हो सकते हैं, 50, 100, 200 कितने भी अकाउंट्स हो सकते हैं, ठीक है? तो अमाउंट डेबिट का योग करेंगे तो 90,000 आ गया, इस तरह से क्रेडिट का करेंगे 90,000 आ गया। तो इसका कहने का तात्पर्य ये हो गया कि आपका जो गणितीय शुद्धि है तलपट की, वो बिल्कुल सही है, यानी गणितीय शुद्धि में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, ठीक है? वो अपवाद देखते हैं, अपवाद क्या होता है तो अभी आगे देखेंगे। ये तो बात केवल तलपट में केवल गणितीय अशुद्धि का पता ही लगाया जा सकता है। जो सैद्धांतिक अशुद्धियां हैं, सत्यपूरक है, ओमिशन की है और अन्य अशुद्धियां होती है, उनका पता नहीं लगाया जा सकता। वो पता तो केवल खातों को कंप्लीट रूप से पूर्ण रूप से चेक करके ही उस गलती को सुधारा जा सकता है, ठीक है? वो आगे देखेंगे क्या प्रक्रिया अपनाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं खातों के शेष के, यानी बैलेंस ऑफ अकाउंट्स की। देखिए, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छी तरह देखें। ये जो बैलेंस आपको याद रहना चाहिए, ठीक है? जब तक आपको अकाउंट्स का बैलेंस पता नहीं रहेगा, इसका डेबिट या क्रेडिट है, तब तक आप क्वेश्चन को कैसे भी सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो आपको बैलेंस याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? अब देखिए, इसमें टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है, बैलेंस है, डेबिट और क्रेडिट की बात करेंगे तो खाते 3 प्रकार के होते हैं, जनरल में पढ़ चुके हैं, ठीक है? एक तो होता है आपका पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। इनको हिंदी में बोले तो व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते तथा नाम मात्र या अवास्तविक खाते, ठीक है? अब पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं। अब इसमें डेबिट पक्ष में कौन-कौन से कौन सा शेष होता है डेबिट साइड का? तो पर्सनल अकाउंट में देखें तो डेटर्स अकाउंट आपका देनदार खाता है, बैंक अकाउंट है, ड्राइविंग्स अकाउंट है, एक्सेट्रा का शेष यानी उनका बैलेंस डेबिट होता है हमेशा, ठीक है? कैपिटल अकाउंट की बात, सॉरी पर्सनल अकाउंट की बात करें तो अगर सीआर शेष की बात करें, क्रेडिट शेष की बात करें तो इसमें कैपिटल अकाउंट शामिल होता है, लेनदार खाता यानी क्रेडिटर्स अकाउंट शामिल होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट यानी जो बैंक अधिविकर्ष होता है वो इसमें शामिल होता है, ठीक है? इसमें और भी खाते होते हैं, पर मोटा-मोटा आपको बता रहे हैं। सेपरेट खातों के बैलेंस के बारे में सेपरेट वीडियो बना रखा है। अब रियल अकाउंट की बात करें, वास्तविक खातों की, तो डेबिट शेष देखें तो डेबिट शेष में बिल्डिंग आ जाएगा, क्योंकि बिल्डिंग संपत्ति होती है। संपत्तियों का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। मशीन हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गया, आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया, गुडविल हो गया, फर्नीचर हो गया, कैश इन हैंड हो गया, परचेज हो गया, सेल्स रिटर्न अकाउंट आदि का बैलेंस डेबिट शेष होता है। और क्रेडिट शेष की बात करें, सेल्स अकाउंट है, परचेज रिटर्न है, आदि का बैलेंस क्रेडिट शेष होता है वास्तविक खातों के रूप में देखें तो। नेक्स्ट आपका लास्ट खाता है अवास्तविक या नाम मात्र या नॉमिनल अकाउंट। तो डेबिट शेष वेजेज है, सैलरी है, रेंट है, इंटरेस्ट पेड है, पोस्ट एक्सपेंसेज है, कैरिज इनवार्ड है, प्रिंटिंग्स एक्सेट्रा खर्चे हैं। जो खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं, तो ये खर्चे हैं, इसलिए डेबिट बैलेंस रहेगा इनका। इस तरीके से अवास्तविक खातों को रूम में देखें तो अगर सीआर बैलेंस की बात करें तो डिस्काउंट रिसीव्ड है, अगर आपको किसी से भत्ता प्राप्त हुआ है, इंटरेस्ट या ब्याज प्राप्त हुआ है, कमीशन प्राप्त हुआ है और आपको प्रॉफिट प्राप्त हुआ है, तो उनका बैलेंस हमेशा सीआर होता है, ठीक है? तो ये बैलेंस आप स्क्रीन में देख रहे हो, आपको विस्तार से बता चुके हैं कि डेबिट बैलेंस कौन सा होता है किस खाते का और सीआर बैलेंस कौन सा होता है किस खाते का, ठीक है? ये आपको मुंह जबानी याद रहनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। क्या एग्जाम, जब तक एग्जाम्पल आप नहीं समझेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन न्यूमेरिकल, तो आपका कंफ्यूजन दूर नहीं होगा। तो इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन से समझते हैं। अब थ्योरेटिकल पढ़ चुके हैं, अब प्रैक्टिकल से समझेंगे, ठीक है? निम्नलिखित खातों के शेष घोषित आपको ट्रायल बैलेंस तैयार करना है। अब इसमें दे रखा है कैपिटल अकाउंट है, ऊपर पढ़ चुके हैं कि कौन सा बैलेंस होता है, ठीक है? तो पहले इनको पढ़ लेते हैं, फिर बताते हैं कौन सा बैलेंस रहता है इनका। यदि कैपिटल अकाउंट में आपके 1,00,000 रुपया है, बिल्डिंग में 15,000 है, फर्नीचर में आपको 7500 है, मोटर व्हीकल 25,000 है, प्रारंभिक स्टॉक आपका 40,000 का है, ऑफिस एक्सपेंसेज आपके 15,000 के हैं, कैरेज इनवार्ड यानी गाड़ी भाड़ा आपका 3,000 का है, कैश एट बैंक आपका 20,600 का है, ड्राइविंग से आपका 18,000 का है, हरी का ऋण खाता आपका 15,000 का है, विक्रय खाता आपका 1,00,000 का है, बैड डेब्ट्स आपका 450 का है, परचेज अकाउंट आपका 75,000 का है, प्राप्त कमीशन खाता आपका 9,500 का है। इस तरीके से सन्ड्री डेटर्स अकाउंट्स आपका 60,000 का है और विविध लेनदार खाता आपका 55,050 रुपए का है, ठीक है? ये तो आपको इसमें बैलेंस बता रखा है कि संबंधित खाते का बैलेंस इतना है, ठीक है? अब ट्रायल बैलेंस तैयार करने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि संबंधित खाते का शेष क्या होता है। जब तक आपको शेष का पता नहीं रहेगा, तब तक आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो इसको देखते हैं, क्योंकि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा सीआर होता है, क्योंकि कैपिटल एक तरह से दायित्व होता है, यानी दायित्वों को सीआर करते हैं और संपत्तियों को डीआर करते हैं, जैसा कि अकाउंट्स वाले नियम में पढ़ चुके हैं, ठीक है? अब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सीआर आएगा तो सीआर साइड में आ जाएगी, बिल्डिंग का बैलेंस संपत्ति है तो डीआर हो जाएगा, और फर्नीचर संपत्ति है डीआर होगा, मोटर व्हीकल डेबिट होगा, प्रारंभिक स्टॉक भी डीआर हो जाएगा, डीआर मतलब डेबिट,
और ऑफिस एक्सपेंसेज आपका डेबिट हो जाएगा क्योंकि खर्चा है, खर्चे को डेबिट करते हैं और लाभों तथा राजस्व को क्रेडिट करते हैं। इस तरीके से कैरेज इनवार्ड आपका डेबिट हो जाएगा, कैश एट बैंक संपत्ति है तो डेबिट हो जाएगा, आर है, एक तरह से ड्राइविंग का बैलेंस डीआर होता है तो डेबिट हो जाएगा। हरिका ऋण का लोन खाता है तो ये सीआर हो जाएगा क्योंकि दायित्व हमेशा लोन खाता सीआर होता है। विक्रय खाता सेल्स अकाउंट सीआर हो जाएगा। डूब ऋण खाता एक तरह से नुकसान होता है तो डेबिट सेस होता है इसका। परचेज अकाउंट का बैलेंस डेबिट होता है। प्राप्त कमीशन खाता यानी कमीशन रिसीव्ड अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होगा क्योंकि लाभ है, राजस्व आगम है। और विविध लेनदार खाता सन्डी डेटर्स अकाउंट एक तरह संपत्ति होती है तो डेबिट बैलेंस होगा। और विविध लेनदार यानी विविध लेनदार खाता है तो ये सीआर होगा क्योंकि एक तरह से दायित्व है। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। अब ट्रायल बैलेंस आपको तैयार करना है। अब ट्रायल बैलेंस तैयार करने से पहले सर्वप्रथम ऊपर लिखना होता है ट्रायल बैलेंस ऑफ, ठीक है, जो भी कंपनी है उसका नाम आ जाएगा, संस्था या व्यक्ति का नाम आ जाएगा, एज ओन यानी जिस तारीख को आप बना रहे हैं वो तारीख इसमें आ जाएगी। अब इसका जो परफॉर्मा होता है, फर्स्ट होता है आपका सीरियल नंबर, फिर होता है लेजर ऑफ नेम ऑफ लेजर अकाउंट्स, फिर होता है एलएफ, फिर अमाउंट में 2 कॉलम होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, यानी लेफ्ट साइड आपका डेबिट होता है और राइट साइड आपका सीआर होता है। ठीक है, इनमें जितने भी अकाउंट्स है, टोटल अकाउंट्स में 16 अकाउंट्स है, कितने ये देख सकते हैं आप, 16 अकाउंट्स है, 16 अकाउंट्स को आपको लेजर भी सॉरी या ट्रायल बैलेंस तैयार करना है। इसमें बैलेंस की बात कर चुके हैं ऊपर। अब देखते हैं कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सीआर होता है तो सीआर साइड में 1 लाख आ गया। इस तरीके से बिल्डिंग का बैलेंस आएगा, डेबिट हो जाएगा। फर्नीचर का जो जो बैलेंस है वो बैलेंस के हिसाब से राशि लिखी गई है। फर्नीचर का 7500 रुपया डेबिट है, मोटर व्हीकल डेबिट है, यानी जो डेबिट वाली राशि है जो शेष होती है डेबिट साइड में लिख दें, और जो क्रेडिट वाले खाते हैं कि सीआर शेष वाले उनको सीआर शेष की साइड राशि लिख देंगे। ठीक है, अब इनका टोटल कर देंगे, टोटल करेंगे तो डीआर बक्स का भी 2,19,550 आ रहा है और इसी तरीके से 2,19,550 रुपया आपका शेयर साइड का आ रहा है। तो इससे ये साबित होता है कि जो आपके गणितीय अशुद्धता है, यानी किसी प्रकार की गणितीय अशुद्धता इस ट्रायल बैलेंस में या इस लेजर पोस्टिंग में नहीं है, तो आपके खाते बिल्कुल सही है अगर गणितीय रूप से देखें तो। ठीक है, तो ये ट्रायल बैलेंस आपको ये दर्शा दिया कि जो संबंधित खाते हैं उनको उनमें गणितीय रूप से एंट्री करते समय किसी प्रकार की कोई भी प्रकार की आंकिक त्रुटि नहीं हुई है। ठीक है, अगर दोनों पक्षों का योग डेबिट और क्रेडिट का बराबर आ जाता है तो। ठीक है, अब ये तो ट्रायल बैलेंस तैयार कर लिया। ठीक है, अब इसके दोष देखते हैं। देखिए, कोई भी चीज होती है, कोई भी वस्तु होती है तो उसके कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। ठीक है, लाभ भी होते हैं, दोष भी होते हैं उसके पीछे। अब इसमें क्या दोष होते हैं वो देखते हैं कि इसमें नोट दे रखा फर्स्ट, तलपट खातों की पूर्ण शुद्धता का काट्य प्रमाण नहीं होता। देखिए साथियों, क्या होता है कि जो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, अब ट्रायल बैलेंस से मान के चलो आपका योग बराबर आ गया, तो योग बराबर आने से या आप 100% ये नहीं कह सकते कि आपका ट्रायल बैलेंस बिल्कुल सही है। अब इसमें अपवाद होते हैं, वो अपवाद देखते हैं कौन कौन से होते हैं, क्योंकि इन गलतियों के बावजूद भी आपका ट्रायल बैलेंस का योग आ सकता है, तो उससे आप 100% सेटिस्फाइड नहीं हो सकते कि ट्रायल बैलेंस जो लेजर में पोस्टिंग की गई है वो बिल्कुल सही तरीके से की गई है, या जो जनरल एंट्री की गई है जो वो सही बनाई गई है, ये 100% सही नहीं कह सकते आप ट्रायल बैलेंस के माध्यम से। उनमें कौन कौन सी गलतियां होती है देखते हैं। निम्नलिखित अशुद्धि या एरर तलपट का मिलान हो जाने के पश्चात भी रह सकती है। ठीक है, अब इसमें अपन तो ये चेक करते हैं कि अगर डीआर और सीआर पक्ष का योग बराबर आ जाता है तो तलपट में किसी प्रकार की कोई गणितीय अशुद्धि नहीं है। लेकिन इन ये 4 प्रकार की अशुद्धियां हैं। पहले तो आपकी भूल की अशुद्धि, ओमिशन, सत्यपूर्वक अशुद्धि यानी कंपनसेटरी अशुद्धि, हिसाब की अशुद्धि यानी कमीशन एरर, और लास्ट की है प्रिंसिपल एरर। ठीक है, अब इन एरर को विस्तार से एक एट्रैक्टिव एक्शन वाला एरर वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें विस्तार से पढ़ेंगे, पर यहाँ पे इनको एक शॉर्ट रूप में देख लेते हैं। भूल की अशुद्धि क्या होती है, सत्यपूर्वक अशुद्धि क्या होती है और हिसाब की अशुद्धि तथा सिद्धांत की अशुद्धि क्या होती है। ये अशुद्धि होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस का योग मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट बात करते हैं ओमिशन यानी भूल की अशुद्धि। यानी मान के चलो आपने कोई भी व्यापार में कोई वस्तु खरीदी बेची, कोई भी ट्रांजेक्शन किया, लेकिन आप प्रारंभिक रूप से उस लेनदेन को खाता बही में या जनरल में एंट्री करना ही भूल गए। ठीक है, भूल गए तो स्वाभाविक है ट्रायल बैलेंस का योग तो आ जाएगा, आपको बराबर लाना है डेबिट और क्रेडिट का। यहाँ बात एंट्री थोड़ी और हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ योग की, यानी जो आपके जो डेबिट और क्रेडिट का आप योग करें वो बराबर हो जाना चाहिए। अब अगर आपने कोई एंट्री आपने लिखने से भूल गए हो, आप जनरल में एंट्री नहीं की या खाता बही में खताने से भूल गए हो, तो उस संबंध में ट्रायल बैलेंस का योग आ जाएगा, जिससे गलती पकड़ में नहीं आएगी। ठीक है, एक अपवाद ये होता है। नेक्स्ट है सत्यपूर्वक अशुद्धि यानी कंपनसेटरी एरर। क्या होती है देखिए, एक्स के खाते में डीआर में 500 रुपए कम लिखना तथा वाई के खाते में सीआर में 500 रुपए ज्यादा लिखना। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि माना कि कोई व्यक्ति है, अब उसके खाते में डीआर में तो 500 रुपए आपको लिखने थे, आपको 1000 रुपए लिखने थे। ठीक है, लेकिन आपने गलती से उसके डीआर पक्ष में 500 रुपए कम लिख दिया, यानी 500 रुपए लिख दिया।
जबकि जो सीआर वाला व्यक्ति था, उसके सीआर पक्ष में आपको 500 रुपए लिखने थे, लेकिन आपने 500 की जगह 1000 रुपए लिख दिया। तो स्वाभाविक है कि आपने जो एक्स में प्रभाव पड़ा है, वो प्रभाव वाई से खत्म हो गया, यानी डीआर पक्ष का योग सीआर से खत्म हो गया और सीआर पक्ष का योग डीआर से खत्म हो गया, यानी राशि बराबर हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्षतिपूर्वक अशुद्धि से बोलते हैं, यानी एक खाते का प्रभाव को दूसरे खाते द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तो इसको क्षतिपूर्वक अशुद्धि कहा जाता है, जिससे क्या है कि तलपट का मिलान हो जाता है, जिससे अशुद्धि पकड़ में नहीं आती है। नेक्स्ट अशुद्धि आपकी हिसाब की शुद्धि, यानी कमीशन ऑफ एरर। ठीक है, जैसे माल के क्रय 5000 में हो, लेकिन एंट्री 50,000 से करना। ठीक है, आपने कोई माल, अब हिसाब की शुद्धि है ये, जो आपने माल कोई 50,000 रुपये खरीदा, सॉरी 5 का खरीदा, जितने का खरीदा, अब वो एग्जाम्पल से समझिए तो 5,000 रुपये में आपने माल खरीदा, लेकिन आपने एंट्री 50,000 से कर दी, ज्यादा कर दी, तो स्वाभाविक है कि आपने 50,000 से ज्यादा, 45,000 से ज्यादा कर दी एंट्री पर। जो ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस में तो आपका योग बराबर आ जाएगा। अब ट्रायल बैलेंस में ये थोड़ा होता है कि आपने जो एंट्री की है उस भाई ये इतने की ज्यादा क्यों हुई है, कम हुई है, उसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि गणितीय रूप से शुद्धि है या नहीं है। ठीक है, और लास्ट की शुद्धि आपकी सिद्धांत की शुद्धि, प्रिंसिपल एरर होती है, यानी मान के चलो प्रिंसिपल एरर वह शुद्धि होती है जैसे आपने फर्नीचर खरीदा। ठीक है, अब फर्नीचर खाते को आपको डेबिट करना था, लेकिन आपने उसको सीआर कर दिया। तब परचेज अकाउंट को आपको डेबिट करना था, पर गलती से आपने उसको सीआर कर दिया। ठीक है, तो एक तरीके से सिद्धांत की शुद्धि हो गई। अब इनको वन बाय वन एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, एक रेक्टिफिकेशन एरर वाला चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे भूल की शुद्धि क्या होती है, कैसे होती है, क्षतिपूर्त की शुद्धि कौन सी होती है, हिसाब की शुद्धि कौन सी होती है, सिद्धांत की शुद्धि कौन सी होती है, और इसके अलावा और जो भी एरर्स होती है उनके बारे में डिटेल से सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट बात करें, अशुद्धि का पता कैसे लगाया जाता है। ठीक है, ये तो हो गई अशुद्धि। अब अशुद्धि का एरर्स का पता लगाने के लिए काफी मशक्कत करनी होती है। सर्वप्रथम तो क्या होते हैं, खाता बही तथा आरंभिक पुस्तकें होती है, जैसे जनरल होती है, और आपकी जो सहायक बहियां होती है, उनके योगों की पुनर्जांच की जाती है तथा राशि की जांच करते हैं सर्वप्रथम, अगर आपका ट्रायल बैलेंस में योग नहीं मिलता है तो। ठीक है, फिर आगे वो करते हैं, तलपट में अंतर का कारण अंकों का स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। जैसे तलपट में अगर कोई वेरिएंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, तो उसमें अंकों के अंतर का भी हो सकता है। ठीक है, तो उस समय सर्वप्रथम ये देखा जाता है कि जैसे आपने कोई राशि 650 की है, अगर गलती से आपने उसकी जगह 605 लिख दिया, क्या लिख दिया, यानी जो जीरो आपको बाद में लगाना तो पहले लगा दिया, 605 हो गया। तो इस संबंध में अगर अंकों के अंतर की गलती है, तो उस संबंध में इसका एक सूत्र होता है कि अंतर की राशि में आप 9 का भाग दें, क्या दें, 9 का भाग दें, अंतर की राशि में 9 का भाग देकर देखना चाहिए। अगर भाग आपका पूरा पूरा चला जाता है, तो ये एक तरीके से अंक परिवर्तन की शुद्धि हो सकती है। क्या हो सकती है, अंक परिवर्तन की शुद्धि हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी। अब नेक्स्ट बात करें, अंत में मिलान नहीं होता है, आपने इतनी कोशिश कर ली, सहायक बहियों का योग चेक कर लिया, ठीक है, जनरल का योग चेक कर लिया, एंट्री कंप्लीट चेक कर ली, ठीक है, आपने अगर अंकों की परिवर्तन की गलती है तो 9 का भाग दे लिया, फिर भी आपको गलती पे कोई भी ओमिशन, सॉरी कोई एरर पकड़ में नहीं आती है, तो फिर लास्ट में आपको अंत में मिलान नहीं होता है, तो संबंधित जनरल प्रविष्टि की प्रत्येक लेखे की जांच करेंगे। ठीक है, जांच कर लेंगे, फिर भी आपके अगर पकड़ में नहीं आती है कोई भी एरर, तो फिर उस संबंध में आप उस वित्तीय वर्ष के खातों को पूरा करने के लिए या मिलान करने हेतु तो आपको एक सस्पेंस अकाउंट ओपन करना होता है। क्या करना होता है, सस्पेंस अकाउंट, यानी उसको हिंदी में इसे उचंती खाता कहते हैं, या भूलचूक खाता खाता कहते हैं, संशय या उद्धृत या निलंबित खाता इसे कहते हैं, यानी जो ये नाम दे रखे हैं, ये खाता इनको हिंदी में कहा जाता है, तथा इसे इंग्लिश में सस्पेंस अकाउंट या उचंती खाता कहते हैं। ठीक है, ये खाता आपको ओपन करना होता है। अगर संपूर्ण प्रयास करने के बावजूद भी आप द्वारा कोई गलती पकड़ में नहीं आ रही है, तो योगों को बराबर करने के लिए अंतिम खाते तैयार करने हेतु तो आपको एक सस्पेंस अकाउंट खोलना होता है। अगर फिर अगले वर्ष में आप जब भी आपको पुनः गलती पकड़ में आ जाती है, तो आप उस खाते को बंद कर देते हैं। ठीक है, अगर गलती पकड़ में आ जाती है तो आप पुनः उसको दोबारा जांच करेंगे अंतिम खाते तैयार करने के पश्चात में अगले वित्तीय वर्ष में। अगर कोई गलती पकड़ में आ जाती है, तो उस गलती को ढूंढ के जो भी रेक्टिफिकेशन या एडजस्टमेंट एंट्री करने के पश्चात में आप जो सस्पेंस अकाउंट है उस खाते को बंद कर देंगे। ठीक है, अब इसको बात करें, पूरी कोशिश के पश्चात योग नहीं मिलने पर यह खाता खोला जाता है। इसमें राशि जिस खाते के पक्ष में लिखी जाती है, जिसका योग मिल यानी अंतर होता है, जिस खाते का अंतर होता है, जिसका योग मिल जाए, अंत में नेक्स्ट ईयर में गलती पकड़ी जाने पर सुधारात्मक यानी जो एडजस्टमेंट एंट्री करके, रेक्टिफिकेशन एंट्री करके उस खाते को बंद कर दिया जाता है। यानी जो उचंती खाता आप खोलते हैं, अगर मिलान नहीं हो पाता है, तो फाइनल अकाउंट्स बनाने होते हो आपको उचंती खाता सस्पेंस अकाउंट खोलना होता है। ठीक है, जिस भी खाते की राशि होती है उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। अगर अगले वित्तीय वर्ष में
पूरी कोशिश करने के पश्चात में अगर कोई गलती पकड़ में आ जाती है, तो गलती में रेक्टिफिकेशन एरर एंट्री करके उसको सुधार कर दिया जाता है और जो संबंधित उच्च नीति खाता खोला गया है, उसको बंद कर दिया जाता है। ठीक है? तो साथियों, ये आपका ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो चुका है। इसमें पढ़ चुके हैं कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस खाता होता है, नहीं होता है। ये ध्यान रखिए, ट्रायल बैलेंस एक तरह से विवरण होता है, ये खाता नहीं होता है। और इसमें 2 प्रकार की विधियाँ होती हैं बनाने की। एक तो होती है टोटल मेथड और एक बैलेंस मेथड, यानी योग विधि तथा शेष विधि। सामान्यतः शेष विधि के माध्यम से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, क्योंकि शेष विधि के माध्यम से ही अंतिम खाते तैयार करने का बैच तैयार होता है और यही विधि प्रचलन में होती है। ठीक है? और जो भी गलतियाँ होती हैं, वो गलतियाँ कैसे पकड़ते हैं, अंक के क्या अंकों की गलती है तो किस प्रकार से प्रयास करते हैं, 9 का भाग कैसे देते हैं, और अगर अंत में लास्ट में योग नहीं मिल पाता है तो फिर उचंती खाता खोला जाता है। उचंती खाता खोलने के पश्चात में नेक्स्ट वित्तीय वर्ष में किस प्रकार से प्रावधान किए जाते हैं, वो विस्तार से पढ़ चुके हैं। ठीक है? तो अब नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।